नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बिहार में के चुनावी रण का सेकेंड फेज ऑन है और कल होगी वोटिंग और कल हो जाएगा बिहार का चुनाव सील। चुनाव प्रचार का शोर बंद हो चुका है, लेकिन इस वक्त बिहार के चुनावी हलकों से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें नहीं हैं। हिंसा, मारपीट, हंगामा, कॉन्स्पिरेसी, यही सब कुछ चल रहा है इस वक्त बिहार में। दरअसल पहले दौर में जो कुछ हुआ, सारी पार्टियों के पास जमीन का फीडबैक है और जिसको लग रहा है कि हमने अच्छा किया वो प्रचार में ज्यादा ताकत झोंक रहा है, जिसको लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, हमें दूसरे में कुछ कमबैक करना पड़ेगा, वो इस वक्त जमीन पर कहीं ये गलती, कहीं वो गलती, कहीं ये साजिश, कहीं ये कॉन्स्पिरेसी, ये ढूंढ रहा है। और साथ साथ बिहार में जातीय तनाव कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैं आपको शुरुआत में एक वीडियो दिखाता हूं और इससे आपको यह पता चलेगा कि नेताओं का डर क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो और एक छोटा सा बयान। मंच पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, और आप ये देखिएगा कि कैसे दोनों अलग अलग पार्टी के, याद रखिएगा, और निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। अभी इन्होंने कहा था, एक जगह ये भी बयान दिया था, निर्दलीय सांसद बनना ईश्वर के बस की बात भी नहीं है, मैं निर्दलीय सांसद जीत करके आया हूं। कांग्रेस पार्टी में के हैं वैसे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, दोनों के बीच में तनातनी, लालू परिवार, पप्पू यादव की हिस्ट्री, ये सब कुछ आप जानते हैं। इनको टिकट नहीं देने दिया था, लेकिन फिर भी चुनाव के बीच दोनों के संबंध कुछ सुधरे तो एक मंच पर भी आ गए। अब मंच है तेजस्वी का, लेकिन मंच संचालन कर रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव कहते क्या हैं इससे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक हाथ में लेकर सारी कमांड पप्पू यादव दे रहे हैं और बगल में महागठबंधन के मेन लीडर, सीएम फेस तेजस्वी यादव खड़े हैं और पप्पू यादव को बोलने दे रहे हैं। पूर्णिया का वीडियो है, जगह पप्पू यादव की थी, सांसद हैं वहां से, एक साथ ही प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आपको मालूम होगा पहले भी एक बार एक ऐसा मौका आया था, हालांकि इस चुनाव में तो तेजस्वी यादव ने वो सब कुछ भूले बिसरे दिनों की बातें बना दी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे जो समर्थक हैं वो कहीं उनकी छवि कुछ दादागिरी टाइप या उद्दंड वाली छवि ना बने लोगों के मन में, तो इन्होंने एक वक्त तो ये भी ऐलान किया था कि कोई सर पर जो है ऐसे अपना साफा नहीं लपेटेगा, गमछा नहीं लपेटेगा, ये अच्छा नहीं लगता, इससे लोगों को लगता है ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। ऐसा इन्होंने एक बार फरमान निकाला था, लेकिन फिर बाद में वो सब आई गई बात हो गई। पप्पू यादव को वो बात याद रह गई और पप्पू यादव कह रहे हैं मंच से, कह रहे हैं ये सर पे मत बांधो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये किसको अच्छा नहीं लगता? ये जो बात वो कह रहे हैं, बड़ी बारीक बात पकड़ी है पप्पू यादव ने, और वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से तुम्हारा नाम खराब होता है, पार्टी का नाम खराब होता है, यादवों का नाम खराब होता है। और वो तो यहां तक बोल गए कि नहीं आना सभा में और यही सब करना है तो घर बैठ जाओ, हमें जरूरत नहीं, हम वोट ले आएंगे, तुम्हारा वोट हम निकाल लेंगे, लेकिन ये सब सड़क पे करते मत घूमो। सुनिए। यही चलते वोट घटे थे। ये पगड़ी खोलो, खोलिए पगड़ी। मोटरसाइकिल लेके हुरूर बैठिए चुपचाप। जिंदाबाद। नारा उसको हटाओ। देखिए मेरी सुनो बेटा, ताली बजने दीजिए, उसको आने दीजिए चुपचाप। आप लोग पगड़ी तगड़ी माथा में पारिए, हमको पसंद नहीं सब। मैं आग्रह करता हूं यादव के बच्चों से, आप लोग भी बैठे रहिए घर में, वोट ले लेंगे हम लोग, आप लोग मत निकलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसके अलावा और बहुत सी घटनाएं जो हैं वो जुड़ती हैं, जो कुछ पप्पू यादव और ये जो घटना यहां हुई। अब उनके यादव इसमें कौन लेके आया? पप्पू यादव लेके आए। यादव के बच्चों से कह रहा हूं घर बैठ जाओ, निकाली मोटरसाइकिल, गुड़ गुड़ निकल गए। ये सब नहीं चाहिए हमको, इसी सबसे वोट बंटता है, इसका मतलब भी समझेंगे। लेकिन क्या हुआ ऐसा वहां पर कि पप्पू यादव को ये कहना पड़ा? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे तो ये मतलब जैसे कहा जाता है ना कि आप कुछ मन में आपके इतने गहरे हैं कि आप प्रयास करते हैं लेकिन फिर वो उबल कर बाहर आ जाता है। तो पप्पू जी इतना अपमानित हुए हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव से। अब उनको ये जिस अंदाज में याद दिलाना है, ये सोचिए अभी भाई प्रचार खत्म हो जाएगा, 11 को वोटिंग है। वोटिंग से ठीक पहले आप क्या याद दिला रहे हैं? गुंडागर्दी,
आपकी वजह से वोट बढ़ जाता है। तो क्यों वोट बढ़ता है? वोट इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक माना जाता है कि यादव वहां संपन्न हैं, समृद्ध हैं, लाठी भी लालू जी ने उनके हाथ में दे दी है, यानी शक्ति दे दी है, उसको अलग संदर्भ में देखते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरी जातियां उनको थोड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि अरे यार ये अगर सत्ता में आ गया तो खतरनाक हो जाए। ये दूसरी जातियों के वोट बंटने की डर दिखा। हाँ बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि ऐसे समय में जब पिछले कुछ समय से जंगल राज को लेकर वो राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी के मंच पे कि अभी तुम हमको गंवार कहोगी, जब कट्टा लेके निकलेंगे तो रंगदार कहोगी, मतलब कई बार लगता है सचमुच हम भी यूपी के हैं और सब बिहार के ढेर सारे मित्र हैं, लेकिन कई बार लगता है कि बिहार मतलब अभी और समझना है। और वही समझ है जिसको बार बार लोग कहते हैं कि 20 साल बाद भी आप जंगल राज चिल्ला रहे हैं। यही है ना भाई। अब हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या तमाशा हुआ है, अरे ये लालू जी का समय चला गया, 20 साल से नहीं है, फिर भी आप जंगल राज चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो बिहार में होगा, जो इससे कनेक्ट कर रहा होगा, और पप्पू जी ने क्या किया, अच्छा ठीक है तुम्हारा घाव भर गया था या दब गया था तो चलो ठीक है थोड़ा सा कुरेद के देखते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तेजस्वी यादव के उस दर्द को कुरेदने की कोशिश है। लोगों के मन में वो जंगल राज, वो गुंडा राज, वो अपराध का दौर, वो सब याद दिलाने की कोशिश है। अब पप्पू जी ये क्यों कर रहे हैं ये वही बता सकते नहीं, आप साबोटाज कह रहे हैं इसको। अब मतलब इससे सुंदर तरीके से क्या हो सकता है भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जैसे पता नहीं उस बयान पर आगे आप चर्चा करने वाले कि नहीं, लेकिन जो आपने कहा ना कि वो उन्होंने शब्द बोला था भगवान का बाप भी निर्दलीय नहीं जीत सकता। भगवान का बाप भी निर्दलीय नहीं जीत सकता। अब आप ये सब सबोटाज के अलावा और क्या है? क्या हिंदू नहीं है क्या वहां? उनको मतलब कौन से समीकरण पर वो चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? भगवान का बाप निर्दलीय सांसद बनने के लिए आएंगे क्या? कौन सी बात ये करना चाह रहे हैं? ठीक है। और जब ये बात वो करते हैं तो किसको हिट कर रहे हैं, कहां हिट कर रहे हैं, वो लोगों को समझ में। अब जो इन्होंने बात पप्पू यादव ने कही, चलें अब ये डेलिब्रेट था, जैसा उनको त्रिपाठी जी ने कहा कि तो जानबूझकर तेजस्वी यादव को अंडरमाइन करना या दुखती कमजोर नस पर हाथ रख दिया पप्पू यादव ने कि इसी सबसे लोग डरते हैं और फिर और लोग नहीं जुड़ पाते मुस्लिम यादव के अलावा तेजस्वी यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर। लेकिन क्या आज भी इस चुनाव का फैक्ट यही है जो पप्पू यादव बोल गए या जानबूझ के बोला कि इसी सब व्यवहार की वजह से या इसी सब डर की वजह से कि गुंडा राज फिर लौट आएगा, दूसरी जातियां भागती हैं, वोट बंटता है? इस चुनाव में भी क्या वही हुआ है और कल भी वही होने वाला है? सर देखिए, पप्पू यादव के मन में वो गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि पिछले विगत 10 दिनों के अंदर बिहार के कई क्षेत्रों में कोई बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रकार की इस प्रकार की धमक देखने को मिली है जो उत्तर प्रदेश में आपको असेंबली चुनाव के वक्त मिला था कि भैया को आ जाने दो फिर हम तुमको बताते हैं, जो मोदी जी गाने बताते हैं रैलियों में। हाँ, तो ये बात बिहार के, और ऐसा नहीं जमीन पर भी ये उतरा है। कई ऐसी जगह हैं जो झड़पें सामने देखने को आई हैं, जातीय विद्वेष के आधार पर जो झड़पें होती हैं उस प्रकार की चीज़ें देखने को आई है। औरंगाबाद जिला में देखने को आई है, गया में जिला में देखने आई है, सहरसा के अंदर देखने को मिला है। तो कई ऐसी जगहों पर इस प्रकार की चिटपुट की घटनाएं देखने को आई हैं। और वो जो कहते हैं ना कि आ जाने दो फिर हम बताते हैं, मुझे लगता है कि रैली में जो आए होंगे और जिस प्रकार से वो आक्रामक तरीके से वो प्रचार कर रहे होंगे उसको जो है उन्होंने, पप्पू यादव ने देखा होगा कि और बताया जो बिहार की सच्चाई है कि झगड़ा कौन है। आप यदि 2001 का आप आंकड़ा देखेंगे, पंचायती राज चुनाव का आंकड़ा देखेंगे, तो 2001 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं पंचायत में, जितने दलित हैं वे सारे पंचायत समिति, जिला समिति के अंतर्गत जो है वो सवर्णों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और यादवों को हराने की कोशिश करते हैं जी। तो ये इसी का नतीजा था कि आप 2005 का जो परिणाम आपको विधानसभा में दिखा था वो सवर्ण और दलित एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोट किया था। ठीक है। ये चीजें आज भी डराती हैं लोगों को और बार बार जंगल राज की वो जो तस्वीर होकर के निकल करके आती है वो सामने आज के दिन में बिहार के अंदर बहुत जोर से इसकी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि तेजस्वी की सभा में पप्पू यादव ने कहा तो इसी बात के कहा कि देखिए दूसरे चरण का चुनाव सामने है और यदि इस प्रकार का एग्रेशन और यदि यादव समाज की तरफ से निकल करके आता है तो स्वाभाविक है कि काउंटर पोलराइजेशन बिहार के अंदर है। और ऐसे भी अनंत सिंह के बाद दुलारचंद की 100 यात्रा में जिस प्रकार से गाली गलौज और ये एक जाति विशेष को लेकर के हुआ, वो भी एक पोलराइजेशन हुआ। उससे भी
लोग कह रहे थे, आरजेडी के लोग कह रहे थे कि होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की चीजें वो दिल्ली में नहीं करनी चाहिए थी। तेजस्वी ने क्या किया कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति से अलग हट करके सवर्णों को भी अपने साथ लेने की कोशिश की। लेकिन नेतृत्व की सोच में बदलाव तो आया है, लेकिन जमीन पर उसके कार्यकर्ता के मन में कोई बदलाव आया है मुझे नहीं लगता है, और यही कारण है, उसी की ओर इशारा उन्होंने पप्पू यादव। मैं आपको बाकी जो घटनाएं हुई हैं, हत्या भी हुई है, वो सारी घटनाएं मैं बताऊंगा, लेकिन चूंकि अभी हम बात ये कर रहे थे कि क्या बाकी जातियां छिटक रही हैं एक बार फिर महागठबंधन से, लालू यादव या जंगल राज के डर से। इस पीछे मुकेश सहनी जी का कल एक ट्वीट आया। अब मुकेश सहनी जी को लेकर क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये इनको पता चल गया कि इस बार महागठबंधन इस बार भी जो है चुनाव में कोई तीर नहीं चला पाने वाला, और तीर ही चल रहा है, मतलब जेडीयू चल रही है और बीजेपी चल रही है। तो ये शायद पाला पलट रहे हैं या ये संपर्क में आ गए हैं एनडीए के, ऐसा हम भी सुन रहे थे। कुछ लोग बिहार में जो गए हुए थे वो ऐसी बातें करने लगे थे। तो उन्होंने पोस्ट किया, अरे ओ दिल जलों, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, और जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। तो ठीक है, प्लेट वीआईपी होगी, लेकिन मेज किसकी होगी? एनडीए की मेज होगी, महागठबंधन की मेज होगी। और क्यों उनको ये सफाई देनी पड़ रही, समीर जी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि भाई मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने पर्दे के पीछे एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, और उन्होंने अपने भाई की जो उम्मीदवारी विड्रॉ की, मतलब वोटिंग एक दिन पहले, वो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक रहा था कि भाई उनका भाई चुनाव लड़ रहा था, उसको उन्होंने विड्रॉ करवा लिया चुनाव के एक दिन पहले। तो ये चर्चा चल रही थी कि भाई कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं चल रही, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कल ट्वीट किया, वे बताना चाहते हैं कि भाई अब महागठबंधन ने मुझे सब कुछ दिया, जो मैं सीटें चाहता था मुझे वो भी दी, मुझे उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वे बताना चाहते थे कि मैं महागठबंधन के साथ बना हूं। अगर मुकेश सहनी को लगता है कि भाई एनडीए में सत्ता आ रही है या मुझे एनडीए में जाने से अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो चुनाव के पहले चले जाते हैं। वो तय कर चुके थे वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। पप्पू यादव ने जो बात कल कही है, जो पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ मंच पर कहा है, तो ये दिव्य दृष्टि मिलने के लिए पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को 20 साल लग गए। 20 साल से तो भाई ये चल ही रहा है ना कि जो जिस तरीके से यादव माल लठेत बनकर काम करते सत्ता में आने पे, जिस तरीके से गुंडागर्दी आती है, जिसे एनडीए, बीजेपी, नीतीश कुमार लगातार भुना रही है लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को, किस तरीके से वहां पर इन लोगों ने गुंडागर्दी की। तेजस्वी यादव इस छवि से निकल नहीं पाया। तो तेजस्वी यादव के पास 20 साल होने के बाद भी जिस छवि से निकल नहीं सके, उसे पप्पू यादव की तो कोई संत आदमी रहे, पप्पू यादव की तो इतिहास क्या रहा है, मोटरसाइकिल पे आज भी उनके संग किस तरीके से लड़के घूमते हैं, किस तरीके से वहां पर उनका दबदबा है। तो वो किसको संदेश देना चाहते थे? मुझे लग रहा है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा वो एकदम सही था। जो घाव था तेजस्वी यादव का, उस पर उन्होंने नमक मिर्ची लगा के उसको रगड़ने की कोशिश की। अपडेट आपको दूसरे कैंप का मैं दे दूं, क्योंकि वहां भी और एनडीए में भी कुछ चीजें पहली बार हो रही हैं। जैसे फोटो मोदी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक साथ लगना जेडीयू दफ्तर के बाहर। कल तस्वीर आई कि बीजेपी दफ्तर के अंदर नीतीश कुमार की तस्वीरें लगे हुए होर्डिंग लग गए हैं, और उसमें सब में टैगलाइन है, फिर से एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो मतलब ये सामान्य नहीं है सर, ज्यादा बताएंगे आपको सर। दफ्तर के अंदर लग रही फोटो, बाहर भी नहीं, सामान्य नहीं है। तो उन्होंने कहा ना फिर से एनडीए सरकार आएगी, तो बदलाव होता रहा है ना। देखिए, पहले नीतीश कुमार जी को लगा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत है, तो पहले जेडीयू ने अपने दफ्तर के बाहर फोटो लगाई मोदी जी की, वो भी पहली बार हुआ था। ठीक है, अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो बीजेपी को समझ में आया कि ये खेल कुछ और उल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए। तो ये कहा गया कि नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। पहले तो विधायक दल की बैठक हो रही थी। विधायक दल की बैठक किसके लिए हो रही थी? जब वैकेंसी नहीं थी। तो अभी वैकेंसी नहीं है, वहाँ पर पहुँच गए। और अब समझ में आया कि नहीं, ये वैकेंसी से भी काम नहीं चलेगा, चाचा के साथ ही जाना पड़ेगा। तो अब घर के अंदर भी उन्होंने तस्वीर लगा दी है, ताकि जेडीयू को, मैं बार बार इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि जेडीयू का वोटर क्या भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी दोनों पर भरोसा। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है तेजस्वी यादव की, जरा सुन लेते हैं। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव कर रहा, बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया
और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के गया, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल। अब ये जो तेजस्वी यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आज हो रही है, कल वोट होना है दूसरे फेज का, अंतिम फेज का, तो उससे पहले आप कैंपेन समाप्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहिए, 171 उन्होंने बताया हमने सभाएं की हैं। ठीक है, मेहनत तो की तेजस्वी जी ने, लेकिन सवाल वही है कि हासिल क्या हुआ उससे। कैंपेन समाप्ति नहीं है। जिस दिन कैंपेन समाप्त हो गया है उस दिन भी कैसे कैंपेन किया जाता है उसका एक नजारा है। ऐसे तो पहले चरण के बाद जिस दिन वोट पड़ रहा होता है वहाँ रैली भी हो रही होती है दूसरी जगह। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो ठीक कर दीजिए। हाँ,
अरे फ्रेम बढ़वा दीजिए, मीसा जी भी थी हुई उसमें। हमने तो बोला दीदी के साथ आए, मैं देखते ही बोला था नहीं, वो थोड़ा सा दीदी के साथ आए। मतलब बड़ी बात है। हाँ। अब उसको भले अब दावा उनका यह है कि चुनाव तो पहले फेज में ही आ चुका हमारे पाले में, मतलब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कहेंगे भी वो, यही उनको कहना भी चाहिए। लेकिन यही दूसरा आदमी भी कह रहा है, दूसरी तरफ वाला भी। आपको वो भी दावे सुना देता हूं कि क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, और फिर प्रशांत किशोर का दावा भी आपको सुनाएंगे। अमित शाह की बात सुना दीजिए जो उन्होंने कही। 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। 14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। चलिए, जो अमित शाह जी ने बात कही है उसी से हम लोग बात अपनी शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा इनका हो गया सुपड़ा साफ। ये सुपड़ा साफ वाला कोई इलेक्शन है या मतलब मध्यम वाला है? बनेगी जिसकी भी सरकार, लेकिन वैसी धमक वाला नहीं। सरकार तो जिसकी बनेगी पूरी धमक से बनेगी। अच्छा। और जबरदस्त सरकार बनेगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और मैं तो मतलब तुलना के तौर पर कहता हूं तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, वैसा ही परिणाम होगा, सब कुछ वैसे ही होने वाला। वन साइडेड एकदम कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कई लोग, पिछला चुनाव था कट टू कट, पिछला चुनाव दिख रहा था कट टू कट था, इस बार कोई कट टू कट की वजह नहीं है। अब कुछ साजिशी सिद्धांत हैं जो चल रहे हैं। जैसे एक यही है कि भाई अगर जेडीयू के लोग भाजपा को हराने लगे या चिराग और नीतीश जी के लोग आपस में लड़ जाएं, तो फिर अंदर खाने अगर इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा हो तो फिर तो ईश्वर जाने। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होने जा रहा है। वैसे ये आपको ये भी आप ही को बताना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, क्योंकि ये इसे मैं ओन नहीं कर रहा हूं। ओके। लेकिन ये चल रहा है खूब जम के, तो मतलब ये हो सकता है विजय जी आगे इसको विस्तार दे दें, लेकिन ये चल रहा है। मतलब कई लोग बीजेपी जेडीयू या एलजेपी, हाँ, कई लोग ये कह रहे हैं ऐसी उनकी खटपट। लेकिन मैंने तो जो देखा, और चूंकि आपने शुरू जहां से किया वहां फिर से थोड़ा सा जाके याद दिलाते हैं, जब चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ था तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर एक फोटो लगी जिसमें नीतीश जी भी थे, मोदी जी भी थे। कहा गया अरे अब तो जेडीयू के घर तक घुस गए हैं मोदी जी। उसके बाद दूसरा पोस्टर दिखा जो तब भी भाजपा कार्यालय में लगा था, जिसमें नीतीश जी और मोदी जी दोनों थे। तो आज नीतीश जी भाजपा कार्यालय में नहीं गए हैं, नीतीश जी इस बार पहले दिन से भाजपा कार्यालय में है। और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी ज्यादा मतलब एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाकर उसको करना, और जिस तरह से अमित शाह एक्टिव है, दूसरे दलों की भी सीट पर क्या समीकरण होगा, किसकी फंडिंग की दिक्कत है क्या, किसी के लिए प्रत्याशी के लिए कोई नेता आ सकता है क्या प्रचार के लिए। और कमाल की बात ये, बीजेपी के नेता सहयोगी दलों के यहां स्टार प्रचारक जा रहे हैं। हाँ। मतलब अपने हेलीकॉप्टर से अपना नेता भेज के सहयोगी दलों की सीट बढ़वाने में लगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो वाला जो मसला है। आपने इतनी चर्चा की, अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी उतार दी है तेजस्वी के लिए। सब लोग कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए फिर वही बात है, अब मतलब अभी लोग नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव क्या स्टेक है वहां? तू कौन मैं खाम खा? मुलायम सिंह यादव पूरी ताकत लगा के रह गए, कभी कुछ नहीं कर पाए बिहार में। बिहार का यादव लालू जी और तेजस्वी के बाद अखिलेश जी को देखेगा। अच्छा, क्यों देखेगा भाई? ठीक है। एक चीज जो और कल से खास तौर पर, परसों से कह लीजिए, बड़ी शिद्दत से चला रहा है ऑपोजिशन बिहार के अंदर, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह खास तौर पर, कि होटल में मीटिंग होती है, किससे मिल रहे हैं पता ना चले किसी को, तो सीसीटीवी ढांक दिया जाता है, उसके ऊपर कागज लगा दिया जाता है कि ये देर रात फोन हो रहे हैं अफसरों को बुलाया जा रहा है। मैं तो सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की प्रेस का बयान, उन्होंने कहा किसी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में आग वाग लग जाए, फाइलें जल जाए तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये एनडीए को और नीतीश सरकार को पता चल गया है कि हमारा डिब्बा गोल बंद हो रहा है, सरकार आ रही है, तेजस्वी सरकार बनने वाली है, और जो कुछ बचा सकते हो बचा लो।
जहां कुछ जांच किसी पर बैठ जाए वो कागज सब जला डालो, और अफसरों को निर्देश देने के लिए अमित शाह मिल रहे हैं। ये चल रहा है ना सर बिहार में? निश्चित रूप से बिहार में चल रहा है। और पवन खेड़ा तो बहुत आक्रामक रूप से पवन खेड़ा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता में भी कह रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है कि भाई सारे बिल्डिंग के बाहर एक एक अपने प्रहरी बिठा दो, कुछ फाइलें यहाँ से बाहर न जा पाए गाड़ी के अंदर। मतलब इतना ज्यादा उनको सत्ता में लौटने का लग रहा है कि सत्ता में लौटेंगे, और उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे भ्रष्टाचार हुआ। अमित शाह के ऊपर नहीं, इससे कोई नहीं, अमित शाह जी कभी गुप्त रूप से मिलेंगे नहीं। और अमित शाह जी जहां रहेंगे पूरे समय मीडिया उनके दरवाजे तक खड़ा, गाड़ी तक रहता है। तो अमित शाह जी को क्या जरूरत है कि भाई सीसीटीवी कैमरे को बंद करवा को मिलेंगे? अमित शाह को मिलना है तो खुल के लोगों से बुला के बात करेंगे। देश के गृह मंत्री है, अभी सरकार भी है, वहां पर कार्रवाई सरकार तो है ना, बातचीत तो होगी और मीटिंग हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आरोप लगाना, वो मीटिंग ये नहीं है, कोई गुप्त नहीं है वो मीटिंग, लेकिन दूसरी तरह की है। क्योंकि जो पहले चरण के बाद आया तो अमित शाह की मीटिंग इसलिए हुई कि क्या हमारा जो प्रतिशत है जीत का, विनिंग मार्जिन जो है, विनिंग परसेंटेज है, उसमें कोई कमी आ रही क्या? उन 121 सीटों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है, और वो चर्चा इसीलिए कि हमारे हिस्से वाली सीटें कहीं से कम तो नहीं हो रही हैं, उस पर बात ये मैंने भी देखा। भाई किसी ने छाप कहा, अभी कितनी सच्चाई है कोई नहीं कभी उन करेगा। ये अमित शाह जी ने सबको बुलाया, प्रभारियों को और सबको और कहा भाई क्या इस बार सुन रहे हैं नीतीश जी का जोर ज्यादा चल गया है क्या? तो ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि हमारी सीट डाउन और नीतीश जी के ऊपर हो जाए? ये देखिए, पार्टी वैसे जितना भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ, वो हमेशा ये एक्सरसाइज करती है कि लास्ट मिनट तक भी ये एक्सरसाइज करती है कि कहीं हमारे वोट कम नहीं हो रहे, और जो कार्यकर्ता है वो बूथ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, बूथ पर वोटर को लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है, ये सारी बात हो रही है। और ये अमित शाह जी की जो चिंता है वो मुझे वाजिब चिंता लगती है, क्योंकि इस इलेक्शन नंबर 1 हमको रहना है। हाँ, ये उनको नंबर 1 रहना है। लेकिन इस इलेक्शन में आज तक मुझे ये लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों पार्टियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और जेडीयू जहां थे वहीं रहेंगे, वहीं रहे, उससे नहीं आगे ही बढ़ेगा। जेडीयू तो बेटर होगा, आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी कितना आगे बढ़ती है उससे हर्ष जी की बात पर होगा कि चुनाव वन साइडेड हो रहा है या टफ फाइट में। अब उसमें उनके 2 मित्र हैं, एक है चिराग पासवान और दूसरे प्रशांत किशोर। चिराग पासवान कितनी मदद नहीं कर पाएंगे उससे तय होगा, ठीक है, और प्रशांत किशोर कितनी मदद कर पाएंगे उससे तय होगा। अब आप ही देखिए, आप लगे हुए हैं कि प्रशांत किशोर मदद करते हैं इनको, एनडीए वालों को, सब लोग कह रहे हैं वो कई सीटों पर जो है। नहीं सर, मुझे भी जो खबर मिली 10-12 सीटों पर जो प्रशांत के प्रत्याशी हैं वो एनडीए की ही मुसीबत, ऐसा ही कहा जा रहा है।